आज हम कक्षा 12 में आपको पढ़ाएंगे मानव में भ्रूणीय विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। भ्रूणीय विकास को समझने के लिए इन अवस्थाओं को जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली अवस्था आती है विदलन, इसके बाद मॉरूला अवस्था आती है, फिर आती है ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला अवस्था के दौरान ही भ्रूण का रोपण होता है। इसके बाद गैस्टुला भवन अर्थात गैस्टुलेशन की अवस्था आती है और अंत में गैस्टुला से एक कंप्लीट एम्ब्रियो अर्थात एक पूर्ण भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिसमें लगभग 9 मंथ का समय लगता है। तो अब इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे विदलन की क्रिया को अर्थात क्लीवेज क्या है। जायगोट में होने वाले समसूत्री कोश का विभाजन को विदलन या क्लीवेज कहते हैं। इसमें जायगोट कोशिका में तेजी से विभाजन होता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इसमें हर बार विभाजन के पश्चात कोशिकाओं का साइज छोटा होता जाता है। कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन कोशिकाओं का आकार छोटा होने के कारण इस अवस्था को हम विदलन कहते हैं। कई बार परीक्षा में विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर पूछा गया है, तो आप लोग याद रखें कि विदलन हमेशा जायगोट में होता है, जबकि समसूत्री कोश का विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है। विदलन में हर विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, किंतु उनका आकार हर बार छोटा होता जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ उनका आकार भी बढ़ता है। तो ये प्रमुख अंतर होता है विदलन और समसूत्री कोश का विभाजन में। जायगोट में हमेशा विदलन की क्रिया होती है, विदलन द्वारा ही कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जब ये विदलन समाप्त हो जाता है तो लगभग 16 कोशिकीय भ्रूण तैयार होता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यह 16 कोशिकीय भ्रूण मॉरूला अवस्था के रूप में जाना जाता है। यह भ्रूण गोल और ठोस होता है, एक ठोस गोल गेंद की तरह होता है। इसे हम मॉरूला अवस्था कहते हैं। मॉरूला धीरे धीरे फैलोपियन नलिका से गर्भाशय की ओर गति करता हुआ आगे बढ़ता है। जब यह आगे की ओर आता है तो इसमें तेजी से विभाजन होते रहते हैं और विभाजन होने के कारण कोशिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। अब ब्लास्टुला अर्थात ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है। ब्लास्टुला अवस्था में सबसे बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट, अंदर कोशिकाओं का एक समूह जिसे इनर सेल मास कहते हैं, तथा भ्रूण के अंदर एक कैविटी बनती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील गुहा कहा जाता है। भ्रूण की यह अवस्था एक फुटबॉल की तरह नजर आती है, जिसमें चारों ओर तो कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन ये अंदर से खोखला होता है। तो खोखले भ्रूण की इस अवस्था को हम ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं। निषेचन के 7वें दिन रोपण की घटना होती है, जिसमें ब्लास्टुला भ्रूण गर्भाशय में आकर गर्भाशय की दीवार से किसी एक ओर चिपक जाता है। इसके जुड़ने की इस क्रिया को इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। भ्रूण का एक सिरा गर्भाशय की दीवार के एंडोमेट्रियम में धंसता चला जाता है। गर्भाशय की दीवार के एंडोमेट्रियम स्तर से एक विशेष प्रकार के तरल पोषक पदार्थ का स्राव होता है, जिसे यूटेराइन मिल्क या गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं। यह तरल पदार्थ भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के कारण ही भ्रूण पूरी तरह से एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। ब्लास्टुला के सबसे बाहर की ओर उपस्थित ट्रोफोब्लास्ट स्तर की कोशिकाएं गर्भाशय की दीवार के सीधे संपर्क में आती हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर उंगलीनुमा रचनाएं बनाती हैं, जिन्हें विलाई या रसांकुर कहते हैं। रसांकुर बाद में सिमटकर एक ओर आ जाते हैं। अंत में इस स्थान पर कोरियोन नामक भ्रूणीय झिल्ली और गर्भाशय की दीवार के साथ मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिसे हम अपरा या जरायु या आंवल भी कहते हैं। प्लेसेंटा के बनने के बाद भ्रूण तक रुधिर की सप्लाई होने लगती है और पोषक पदार्थ आसानी से भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। इनर सेल मास से एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है
और एम्ब्रियोनिक डिस्क अब गैस्ट्रुलेशन अवस्था में प्रवेश करती है तथा गैस्ट्रुला का निर्माण करती है, जिसमें कि दौरान 3 जननिक स्तरों का विकास होता है, जिन्हें क्रमशः एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म कहते हैं। भ्रूण की इस अवस्था को गैस्ट्रुला तथा इसके बनने की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन अर्थात गैस्ट्रुला भवन कहा जाता है। अब यही तीनों जननिक स्तर अर्थात एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म अंगों का निर्माण शुरू कर देते हैं। एक्टोडर्म के द्वारा नर्वस सिस्टम, स्किन आदि का निर्माण होता है, जबकि मीजोडर्म के द्वारा शरीर की मांसपेशियों, हार्ट, किडनी आदि का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार एंडोडर्म के द्वारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र का विकास होता है। भ्रूण में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी डेवलप होती हैं। इन कोशिकाओं को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में विभाजन और विभेदन करके अन्य प्रकार के ऊतक बना लेने की और अन्य प्रकार के अंग बना लेने की क्षमता होती है। धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डिस्क में कर्व होता है अर्थात ये थोड़ा सा मुड़ जाती है और एम्ब्रियोनिक डिस्क में अंगों का विकास शुरू हो जाता है। यह सिलिंड्रिकल एम्ब्रियो अर्थात बेलनाकार भ्रूण विभिन्न अंगों का निर्माण करने लगता है। भ्रूण तथा गर्भाशय के बीच बने संबंध में नलिका का वह भाग जो गर्भाशय की दीवार की ओर होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, जबकि जो भाग भ्रूण की ओर होता है उसे अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु कहा जाता है। प्लेसेंटा के अंदर रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जिनसे रुधिर की आपूर्ति भ्रूण तक की जाती है और इसी रुधिर के साथ पोषक पदार्थ भ्रूण तक पहुंचते हैं, जबकि भ्रूण में बनने वाले अनावश्यक पदार्थ, वेस्ट मटेरियल्स, ये सब माता के ब्लड में वापस आते हैं। तो इस तरह से भ्रूण का डेवलपमेंट पूरी तरह से अंदर होता रहता है। ऑक्सीजन भी इसी प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण तक पहुंचाई जाती है। 1 माह के भ्रूण में विभिन्न प्रकार के अंगों के लिए कलिकाएँ अर्थात बड्स डेवलप हो जाती हैं। दूसरे माह में विभिन्न प्रकार के तंत्र जैसे पाचन, श्वसन, तंत्रिका तंत्र आदि बनने लगते हैं। इस दौरान सिर शरीर का लगभग आधा होता है। तीसरे माह से जन्म तक का समय गर्भकाल अर्थात फीटल पीरियड कहलाता है। इस समय तक भ्रूण लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है। कंकाल तंत्र का निर्माण इसी दौरान होता है। चौथे माह में भ्रूण लगभग 7 इंच का हो जाता है तथा सिर और शरीर पर रोएं बनने लगते हैं। 5वें माह में भ्रूण में आहार नाल तथा अस्थि मज्जा भी बन जाते हैं। 6वें महीने में फीटस मानव का एक छोटा रूप धारण कर लेता है अर्थात ये मानव की तरह दिखने लगता है। इसी दौरान भ्रूण के हृदय की धड़कन को माता के उदर भाग के ऊपर कान को रखकर आसानी से सुना जा सकता है। 7वें माह में फीटस गर्भाशय से बाहर रहने के योग्य हो जाता है। 8वें माह में भ्रूण में वसा का जमाव होने लगता है और उसके शरीर का विकास पूरा हो जाता है अर्थात अब यह एक मानव शिशु की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। 9वें महीने में भ्रूण 18 से 20 इंच लंबा और लगभग 3 से 4 किलोग्राम वजन का हो जाता है। यह जन्म लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अब समझेंगे प्रसव अर्थात चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म लेना। मनुष्य में 40 सप्ताह या 280 दिन अथवा 9 माह तक गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है। पूर्ण विकसित फीटस गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के कारण उत्पन्न दबाव के प्रभाव से गर्भाशय से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस समय भी गर्भाशय से यह नाभि नाल अर्थात अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रक्रिया के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन आदि हार्मोन सहायक होते हैं। इस दौरान स्त्री के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हेतु एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल तथा प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन हार्मोन भी
विशेष भूमिका निभाते हैं। जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता है तब तक अंडाशयों में अंडजनन की क्रिया अर्थात ओवुलेशन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अब समझेंगे लैक्टेशन। स्त्री की दुग्ध ग्रंथियों में या स्तन ग्रंथियों में ग्लैंड्स के आकार में बढ़ोतरी होने लगती है और दुग्ध का निर्माण होने लगता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर ही दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव शुरू हो जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों का आकार बढ़ जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण वास्तव में पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात पीयूष ग्रंथि करती है। सामान्य प्रसव के समय बच्चे का सिर हमेशा वजाइना की ओर होता है। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन शिशु के जन्म को सुगम बनाते हैं, श्रोणि मेखला को फैलाने में मदद करते हैं। शिशु जब शरीर से बाहर आ जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रसव या चाइल्ड बर्थ कहा जाता है। बाद में एमनियन, कोरियन व अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। शुरुआत में माता के स्तनों से एक पीले रंग के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन युक्त गाढ़े से तरल का स्राव होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस दुग्ध के द्वारा नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है क्योंकि इस दुग्ध में एंटीबॉडीज होते हैं। शिशु के लिए यह दुग्ध बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए कहा जाता है कि नवजात शिशु को माता का दुग्ध ही पिलाना चाहिए।